नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 27 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 74 के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय चुनावी राजनीति से ली गई है और इसमें हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 74 का अध्ययन चुनावी राजनीति। हमारी चुनाव प्रणाली क्या है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है। आम चुनाव, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल के अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। उपचुनाव, जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र, हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई गई है। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर वोट का समान मूल्य होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक समान होती है। अब दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनावों के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा के बारे में अगर देखें तो लोकसभा के बारे में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। उसके बाद विधानसभा है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इसके बाद स्थानीय शासन है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह है। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, कुछ कमजोर वर्ग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते। उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं हो सकते। जो प्रभावशाली और साधन संपन्न है वे उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हमारी संसद और विधान सभाओं में हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए है। 1 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार यह संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। कई राज्यों में ग्रामीण या पंचायत और शहरी नगर पालिकाओं और निगमों सहित स्थानीय निकायों में सीटों अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए भी आरक्षित हैं। इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं हमारे सामने, हम उनके जवाबों को जानेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ जगह की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई सरकार को चुनने के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। जबकि यदि कोई चुना हुआ प्रत्याशी यदि अपने पद से त्यागपत्र दे देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस क्षेत्र में उस सीट के लिए नया प्रत्याशी चुनने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उसे उपचुनाव कहा जाता है। अगला सवाल है कि सांसद और विधायक में क्या अंतर है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संसद के किसी सदन के लिए चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को सांसद कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एमपी कहते हैं, जिसका मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला सवाल है, क्या लोकसभा तथा राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण है?
और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फ़िलहाल लोकसभा तथा राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, बल्कि उन्हें सामान्य सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ता है। दोस्तों, इस सवाल पर स्पष्टीकरण जरूरी है। हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अगर कोई महिला राज्यसभा अथवा लोकसभा का सदस्य बनना चाहती है तो उसे सामान्य सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ता है, और यदि वो जीत जाती हैं तो उन्हें संसद का सदस्य मान लिया जाता है। परंतु महिलाओं के लिए स्पष्ट आरक्षण अभी तक भारत में लागू नहीं है। और अगला सवाल जो इस वर्कशीट का है इस प्रकार है कि देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के लिए संविधान में क्या व्यवस्था थी। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में चुनावों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली को अपनाया गया था, जिसमें देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर चुनाव कराया जाता है। तो प्यारे बच्चों, 27 जनवरी की यह कक्षा 9 की वर्कशीट थी, जिसमें हमने भारत में चुनाव प्रणाली का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।